बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है हमने इसमें एसिड बेस जो है ना बैलेंस के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो एसिड बेस बैलेंस या मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हमें जो है ना कुछ वैल्यूज़ का पता होना चाहिए जिसकी मदद से हम इस जो है ना टॉपिक को करेंगे। तो सबसे पहले हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू को पता होना चाहिए जो कि हमारे पास होती है 40 mmHg। इसी तरह हमारे पास जो बाइकार्बोनेट की वैल्यू वो हमारे पास नॉर्मल होती है 24 मिली एक्विलिब्रियम पर लीटर, ओके। तो ये इसकी रेंज लिखी है। इसी तरह पीएच का भी हमें पता है कि 7.4 होती है और ये इसकी जो होती है रेंज होती है, ठीक है। ये तो हमारे पास होगी वैल्यूज़। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या होता है। इसी तरह जो हमारे पास रिस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्पिरेटरी की, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिस्पिरेटरी एसिडोसिस की, ठीक है। अब इधर जाने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्कलोसिस होता क्या है, एसिडोसिस होता क्या है। सिंपल सी बात है, हमारे पास पीएच होती है 7.4, ठीक है। अगर तो पीएच है हमारे पास ज़्यादा, अगर पीएच है 7.4 से ज़्यादा तो इसका क्या मतलब है, अल्कलोसिस है। इसका क्या मतलब है, अल्कलोसिस है। इसी तरह हम अगर हमारे पास पीएच है 7.4 से कम, ठीक है, ये इस पीएच की वैल्यू से है कम, तो हमारे पास उसको हम कहते हैं एसिडोसिस, ठीक है। एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया एसिडोसिस क्या होता है, अल्कलोसिस क्या होता है। अब रिस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, ये हम देखते हैं। अगर तो हमारे पास है रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो ये दो चीज़ें दिखा रहा है, एक दिखा रहा है एसिडोसिस, एक दिखा रहा है रिस्पिरेटरी। एसिडोसिस का तो हमें पता है क्या चीज़ होती है कि हमारे पास अगर पीएच हो हमारे पास लेस देन, क्या पीएच हमारे पास क्या हो, लेस देन 7.4, लेस 7.4 हो तो उसको हम कहते हैं एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता है। लेकिन रिस्पिरेटरी का क्या मतलब है, रिस्पिरेटरी का मतलब है वो एसिडोसिस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुई है, ठीक है। अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना इसकी नेचर क्या होती है, एसिडिक होती है, और बाइकार्बोनेट की नेचर क्या होती है, बेसिक होती है। ये आपने याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है, और जो हमारे पास बाइकार्बोनेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। अब एसिडिटी जो होती है ना, एसिडिटी, अब एसिडिटी की बात कर सकते हैं। तो एसिडिटी कब हो सकती है, एसिडिटी हमारे पास कब हो सकती है, देखो एसिडिटी हमारे पास तब हो सकती है जब कोई एसिड आ जाए या फिर बेस बॉडी से कम हो जाए। देखो अगर तो बॉडी में कोई एसिड इंजेस्ट किया जाता है तो इसका मतलब एसिडिटी इंक्रीज होगी, या अगर बॉडी से बेस को निकाल देते तो पीछे जो एसिड पड़े वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम कहेंगे या तो एसिड ज़्यादा हुआ या बेस कम होती है, उससे एसिडिटी होती है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी जो कि एसिडिक है तो एसिडिटी होगी, या हमारे पास क्या होगा, बेस जो कि यहाँ पे बाइकार्बोनेटिक बेस है वो अगर हम कम करेंगे बॉडी में तब भी हमारे पास एसिडिटी होगी, हाँ, ठीक है। तो इस बेस पे हम दो तरह की जो है ना एसिडिटी रखते हैं, ठीक है। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से कोई एसिडिटी हो रही है तो हम उसे कहते हैं रिस्पायरेटरी एसिडिटी, ओके, रिस्पायरेटरी एसिडिटी। अगर हमारे पास बाइकार्बोनेट कम होने की वजह से एसिडिटी हो रही है तो हम उसको कहते हैं मेटाबॉलिक, हम उसको कहते हैं मेटाबॉलिक, ठीक है। अच्छा, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस समझ आ गया जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। जब हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडिटी है तो इसका मतलब हमारे पास बाइकार्बोनेट कम हो गया, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर, ये आपको समझ आ गई। एक और आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसका ताल्लुक रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रिस्पिरेटरी एसिडिटी है, या जब हम रिस्पिरेटरी एसिडिटी देखेंगे या रिस्पिरेटरी जो हमारा रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस देखेंगे या रिस्पिरेटरी एसिडोसिस देखेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे, ठीक है। जब हम बाइकार्बोनेट को देखते हैं तो तब हम क्या देखते हैं, तब बाइकार्बोनेट हम मेटाबॉलिक में देखते हैं, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ नहीं है मैं आपको अभी एग्जांपल में समझाता हूँ। ये देखें, अगर एक पेशेंट हमारे पास आया है, ठीक है, उस पेशेंट की पीएच है हमारे पास क्या, पीएच है उस पेशेंट की 7.7, ठीक है। उस पर्सन की जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उस पर्सन की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास होगी हम कहते हैं कि 30 mmHg, ठीक है। और उस पर्सन की जो हमारे पास है बाइकार्बोनेट, एग्जाम्पल से आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बाइकार्बोनेट उस पर्सन के हमारे पास क्या, उस पर्सन का है, हम कहते हैं कि बाइकार्बोनेट उसका हो गया 20, हम कहते हैं उसको 20 है, ठीक है। ये मैं वैल्यू क्यों सोच के रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि पीछे सारी कहानी क्या है।
अब देखिए, अब इसको हल कैसे करने हैं हम। ये जो हमारे पास टॉपिक होता है ना एसिड बैलेंस, ये मोस्टली हमारे पास स्नैरियो टाइप आते हैं। अगर इस तरह आपको स्नैरियो हो जाए कि एक पर्सन है जिसकी पीएच ये है, कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ये बाइकार्बोनेट ये वैल्यू है, तो बताएं उसको क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले जब भी ऐसा स्नैरियो होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहली फर्स्ट चीज़ जो हम देखते हैं फर्स्ट, वो हम देखते हैं पीएच, पर्सन की पीएच क्या है। तो इस पीएच को हम देख के हमें एक तो चीज़ कंफर्म होगी, इस पर्सन को क्या है, वेरी गुड, इस पर्सन को हमारे पास क्या है, अल्कलोसिस है। अब अब हमें ये तो डन हो गया कि अल्कलोसिस है। अब हमने देखना है इसको आया कि रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस है या फिर हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम अगली दो चीज़ें देखते हैं। जो चीज़ हमें अल्कलोसिस के बारे में निशानदेही करी है, जो चीज़ अल्कलोसिस की तरफ जा रही है, तो वो हमें क्या बताएगी कि आया कि ये मेटाबॉलिक है या रिस्पिरेटरी है। देखते हैं कैसे। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे पास क्या है, एसिडिक की नेचर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 40 होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर 40 से कम है, इसका मतलब है एसिड कम है। और अगर बॉडी में एसिड कम हो, इसका मतलब है बाकी बेस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली तो एसिड बेस बराबर होते हैं ना। तो अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड कम पड़ी है नॉर्मल से, अब देखो 30 है तो इसका मतलब ये कम है, ठीक है। 40 से कम है 30 वैल्यू, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसका मतलब है बॉडी में एसिड कम है। अगर बॉडी में एसिड कम है, इसका मतलब है बेस का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें बेस ये बता रही है कि बेस हमारे पास क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। और बेस ज़्यादा होती है तो क्या होती है, अल्कलोसिस होती है, ठीक है, अल्कलोसिस होती है। अब देखते हैं बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट क्या है, एक बेस है और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है। अब देखो बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है। अब बाइकार्बोनेट कम हो रहा है, इसका मतलब है बाइकार्बोनेट एक बेस है, बेस कम हो रही है। अगर बॉडी में बेस कम हो रही है, इसका मतलब है एसिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें बताती है कि हमारे पास जो है ना, ये जो है बेस चूँकि कम है, इसका मतलब है बॉडी में एसिड क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमें बताती है कि एसिड ज़्यादा है। अब एसिड ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा, एसिडिटी होनी चाहिए, एसिडोसिस होगी, ठीक है। अब इस तरह हमने सबसे पहले अपने जहन में बना लेना है स्केच, ठीक है। अब जो चीज़ प्रोपोर्शनल है पीएच की, हमने उसको उठा लेना है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हमें बता रही है अल्कलोसिस, और ये भी हमारे पास जो है पीएच भी बता रही है अल्कलोसिस। तो ये दो चीज़ें आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या है, पैरेलल चल रही हैं। अब देखो, ये वैल्यू जो है बाइकार्बोनेट की, ये तो हमें बता रही है एसिडोसिस है, लेकिन बॉडी में तो हमारे पास अल्कलोसिस हुआ पड़ा है। तो हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर देंगे, हम उस चीज़ को देखेंगे जो कि पैरेलल चल रही होगी पीएच के। तो कार्बन डाइऑक्साइड पीएच के पैरेलल चल रही है, तो हम किसको लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, ठीक है। और हमें पीएच से एक चीज़ तो हमें कन्फर्म थी ऑलरेडी कि पीएच से क्या है, अल्कलोसिस है। पीएच से क्या है हमारे पास, अल्कलोसिस है, ये तो हमें कंफर्म था। अब हमने चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड लिया और मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का ताल्लुक किससे होगा, वेरी गुड, रिस्पिरेशन से होगा। तो इसके हमारे पास जो होगी डायग्नोसिस क्या होगी, रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगी, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। अब इसी तरह मैं एक और एग्जांपल बनाता हूँ ताकि आपको ये जो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जिसमें हम पीएच यही लेते हैं, पीएच हम लेते हैं 7.7, ठीक है। लेकिन इस बार जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूँगा ना, वो मैं लूँगा 60 mmHg, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने बाइकार्बोनेट लिया ना, बाइकार्बोनेट यहाँ पे मैंने लिया है बाइकार्बोनेट 35, ठीक है, मिली एक्विलिब्रियम पर लीटर। ये हमारे पास वैल्यू है। अब उसी तरह ये वैल्यू हमें पीएच की तो बता रही है, क्या है, वेरी गुड, बताओ, शाबाश, वेरी गुड, ये हमारे पास क्या है, अल्कलोसिस है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या बता रही है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बता रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई पड़ी है। नॉर्मल तो 40 होती है, अब 60 है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब ज़्यादा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, इसका मतलब एसिड ज़्यादा है। अब एसिड ज़्यादा है तो ये हमें बताएगी एसिडोसिस, एसिडोसिस। अब बाइकार्बोनेट एक बेस है, और बेस नॉर्मली इसकी नॉर्मल वैल्यू बाइकार्बोनेट की क्या है, पीछे दोबारा देख लेती हैं, ये हमारे पास है 24। अब ये हमारे पास यहाँ पे कितनी दी है, 35 दी है। इसका मतलब है ये भी हमारे पास ज़्यादा है। अब बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, एक बाइकार्बोनेट एक बेस है, अब बेस ज़्यादा है। अब बेस ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होती है, अल्कलोसिस, अल्कलोसिस।
अब हम देखेंगे कौन सी चीज़ जो है पीएच के पैरेलल चल रही है, हम उसको उठा लेंगे। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडोसिस बता रहा है, लकली यहाँ पे तो अल्कोलोसिस, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। और बाइकार्बोनेट क्या बता रहा है, अल्कोलोसिस है भी अल्कोलोसिस, तो हम इस बार बाइकार्बोनेट को उठाएंगे। तो हमें एक चीज़ तो कन्फर्म थी रेडी की, इस पर्सन को क्या है अल्कोलोसिस, ऐसी कोई हमारे पास स्केच आ जाए, ठीक है, ऐसे कोई क्लिनिकल है तो अल्कोलोसिस, तो इस पर्सन को कन्फर्म है। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाली मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या होती है, रिस्पिरेटरी से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि क्या है, इस पर्सन को रिस्पिरेटरी जो है अल्कोलोसिस है, ठीक है। ओ सॉरी, इसको तो मैंने निगलेक्ट कर दिया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने निगलेक्ट कर दिया था, बाइकार्बोनेट को उठाना है। तो बाइकार्बोनेट को देखेंगे, बाइकार्बोनेट का ताल्लुक किसके साथ है, मेटाबॉलिक के साथ है, ठीक है। बाइकार्बोनेट क्योंकि पैरेलल है तो इस बार हम मेटाबॉलिक को उठाएंगे, सॉरी, क्योंकि पैरेलल ये चाह रहे, ये भी अल्कोलोसिस ये भी, तो ये हमारे पास क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास अल्कोलोसिस। इसी तरह एसिडोसिस भी हम देख लेंगे कि अगर हमारे पास एक पीएच आ गई है, हमारे पास एक पर्सन हमारे पास आया जिसकी पीएच है 6.3 है, ठीक है, इससे हमें कंफर्म हो गया। नॉर्मल तो 7.4 होती है, तो इस पर्सन को क्या है, एसिडोसिस है, ये तो हमें कंफर्म हो गया, ठीक है। अगर सिनेरियो में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू जो है वो दे देता है हमें बंदा, सिनेरियो में हमें मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 60 mmHg, ठीक है। और बाइकार्बोनेट की हमारे पास वैल्यू जो होती है वो हमें दे देते हैं 40, ठीक है, मिली एक्विलिब्रियम पर डेसीलीटर, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब ये देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होती है 40, यहाँ पे 60, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है तो एसिड ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या है, एसिडोसिस। ये हमें वैल्यू बता रही है कि एक एसिडोसिस हुई पड़ी है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट मैंने पहले बताया कि क्या होता है, बेस होती है। अब बेस नॉर्मल बाइकार्बोनेट 24 होता है, लेकिन यहाँ पे 40, इसका मतलब ये भी ज़्यादा है। अब बेस ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बेसिसिटी, जिसे हम कहते हैं अल्कोलोसिस, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सी चीज़ पैरेलल है। देखो ये एसिडोसिस है और ये भी एसिडोसिस, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो पैरेलल चल रही है, ये हमें अल्कोलोसिस दे रही है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। हमें डायग्नोसिस बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे एसिडोसिस, तो हमें कंफर्म है पीएच देख के, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि पैरेलल चल रही है और पीछे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड किसका ताल्लुक किसके साथ होता है, रिस्पिरेशन के, तो इस बंदे को क्या है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसी तरह आप जो है, अब आई होप आप आराम से जो है डायग्नोस कर देंगे। अब बात करते हैं इसकी काजिज़ की, ठीक है। अब काजिज़ बिल्कुल आसान है। अगर हम जो है ना काजिज़ की बात करें, अब मैं बात कर रहा हूँ काजिज़ क्या होती हैं, ठीक है। काजिज़, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रिस्पिरेटरी जो होते हैं एसिडोसिस की क्या काजिज़ हैं। अब रिस्पिरेटरी एसिडोसिस की क्या काजेज हो सकती हैं। देखो एक बंदा है जिसके अंदर एसिड इकट्ठा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो रही है, बाहर निकल ही नहीं रही, मतलब उसके लंग्स के अंदर इकट्ठी हो रही है, तो उस बंदे को क्या हो जाएगा, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि रिस्पिरेटरी का ताल्लुक क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम से है, ठीक है। तो इसकी काजेज में हमारे पास क्या क्या आ सकती है, इसमें हमारे पास क्या आता है, ऑब्स्ट्रक्टिव, कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ आ सकती है, कोई भी, ठीक है, जिसमें हमारे पास निमोनिया आ सकता है, निमोनिया। इसके अलावा हमारे पास जो है एम्फीसीमिया आ सकता है, एम्फीसीमा आ सकता है। ये हमारे पास रिस्पिरेटरी एसिडोसिस था। अब रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस क्या होता है, रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस वो डिजीज़ होंगी जिसमें हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम से ही वर्क नहीं करेगा और जिसकी वजह से एसिड ज़्यादा चला जाएगा बॉडी से, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं। और ये कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास एसिड ज़्यादा चला जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चली जाती है, वो है हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। अब इसमें ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई बंदा पहाड़ों पे गया है, उसने उसके जो वेंटिलेशन ज़्यादा होगी, हाइपर वेंटिलेशन होगी, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, जो इसमें लिखेंगे हमारे पास चूँकि एसिड ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको कहेंगे, इसको अल्कोलोसिस कहेंगे, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से अल्कोलोसिस होगा, क्योंकि एसिड ज़्यादा निकल रहा था, पीछे बेस बच गई है बॉडी में, तो अल्कोलोसिस। ये तो हो गया रिस्पिरेटरी। अब आ जाते हैं मेटाबॉलिक में क्या होता है, ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। ये तो हो गया रिस्पिरेटरी। अब करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कोलोसिस की काजेज। अब अगर तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है पर्सन को, तो फिर उसमें क्या क्या होता है, उसकी काजेज क्या, देखो एसिडोसिस है मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस सारी वो एसिडोसिस हो सकती हैं जो अदर देन लंग्स हो,
ठीक है। लंग्स के अलावा मतलब किसी बंदे ने एसिड को इंजेस्ट कर लिया, उसको भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। किसी बंदे का किडनी सही फंक्शनिंग नहीं कर रहा, उसका किडनी ज़्यादा से ज़्यादा एसिड को स्टोर कर रहा है, या फिर उसका किडनी ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट को निकाल रहा है, मतलब बेस को निकाल रहा है, तो उसकी वजह से होगी। ठीक है, तो इसमें एक तो हमारे पास आ जाएगा किडनी, बड़ा इसमें फेमस होता है, किडनी फेलर है एक बंदे को। ठीक है, किडनी फेलर है। अब किसी बंदे का किडनी फेलर है तो उसका किडनी सही तरह से जो है ना हाइड्रोजन आयंस को बाहर नहीं निकाल सकेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रहेंगे उसके अंदर, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको हाइड्रोजन, आपको पता है एसिडिक की नेचर है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो होते हैं, अगर उसका किडनी जो है ज़्यादा लॉस करेगा बाइकार्बोनेट को, ठीक है, बाइकार्बोनेट को ज़्यादा लॉस की करने की वजह से भी ये हो जाता है। ठीक है, ये तो गई एसिडोसिस। ठीक है, इसी दो तीन और एग्जांपल में हमारे पास फॉर्मेशन, जब हमारे बॉडी के अंदर ही कोई ज़्यादा एसिड बन रहा है, ठीक है, उसी वजह से होती है, नए फॉर्मेशन ऑफ नए एसिड हो सकते हैं, या फिर हम एसिड को इंजेस्ट करते हैं, उसी वजह से हमारे पास क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। ठीक, ये तो हमारे पास काज है। अब आ जाते हैं अल्कोलोसिस में, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस कौन सा होता है। ठीक है, अब मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, क्योंकि हमारे पास बहुत वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके हमारे पास काजीज में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, डाईयूरेटिक आ जाते हैं। ठीक है, डाईयूरेटिक्स, जितने भी डाईयूरेटिक है उसकी वजह से मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एक्सेप्ट वन। कौन सा है? इसके अलावा बाकी जितने भी हैं उनमें हमारे पास अल्कोलोसिस होता है। ये हमारे पास एक्सेप्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, इसके अलावा जितने भी इनहिबिटर उसमें अल्कोलोसिस होगा। ठीक है, इसके अलावा जब किसी बंदे में एल्डोस्टेरोन एक्सेसिव हो जाता है, इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन, बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन किसी बंदे में जो होता है प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। या फिर गैस्ट्रिक वॉमिटिंग, याद रखना है, गैस्ट्रिक वॉमिट। अब किसी बंदे में गैस्ट्रिक वॉमिटिंग हो रही है तो क्या होगा कि उसके गैस्ट्रिक का जो HCl है वो निकल जाएगा। अब HCl निकल जाएगा, बॉडी से एसिड निकल रहा है, तो पीछे क्या बच जाएगी, बेस हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो। ये हमारे पास काजी थी और ये हमारे पास डायग्नोसिस का मेथड था, और ट्रीटमेंट बिल्कुल आसान है। हमारे पास जब भी हमारे पास किसी बंदे में जो होगा ना रिस्पिरेटरी कोई फंक्शन होगा, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कोलोसिस होगा, ठीक है, तो उसमें हम उसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसकी कंपनसेशन कैसे होती है वो देखते हैं। ठीक है, अब जब भी किसी बंदे में रिस्पिरेटरी होगा ना डिफेक्ट, मतलब रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है या एसिडोसिस है, तो उसकी कंपनसेशन कौन करेगा। अब रिस्पिरेटरी लंग्स होता है ना, मतलब जब भी किसी बंदे में रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है या फिर एसिडोसिस है, तो उसकी कंपनसेशन हमेशा किडनी करता है। कंपनसेशन कौन करता है, कंपनसेशन बाय किडनी होगी। कैसे? अब देखो, एक बंदे को है रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, अब इसका मतलब हमने एसिड से जान छुड़ानी, तो किडनी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसिड को रिलीज करेगा। अब किसी बंदे को हमारे पास है रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, इसका मतलब उस बॉडी में अल्कोलोसिस ज़्यादा है, तो किडनी क्या करेगा, बाइकार्बोनेट को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करेगा, क्योंकि अल्कोलोसिस बाइकार्बोनेट बेसिक इन नेचर है, तो कंपनसेशन बाई किडनी। अब इसी तरह किसी बंदे को है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या फिर अल्कोलोसिस है, तो जिस बंदे को मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस एसिडोसिस उसकी कंपनसेशन कौन करता है, कंपनसेशन कौन करता है, लंग्स करता है। इसका मतलब है उलट है, रिस्पिरेटरी तो लंग्स है ना, लेकिन उसकी जो है कंपनसेशन किडनी करेगा। इसी तरह मेटाबॉलिक जो है उसकी कंपनसेशन लंग्स करेगा। लंग्स कैसे करेगा, किसी बंदे को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो हमने एसिड को ज़्यादा निकाला है, तो लंग्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड से जान छुड़ाएंगे, ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन के जरिए जान छुड़ाएंगे। इसी तरह किसी बंदे को है अल्कोलोसिस, उसके बाइकार्बोनेट को हमने जो है सॉरी, उस बंदे को क्या है अल्कोलोसिस है, इसका मतलब है उसकी पीएच ज़्यादा है, तो उसकी पीएच कम किस तरह लंग्स करेगा, लंग्स हाइपो वेंटिलेशन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेगा, उसको बाहर नहीं निकालने देगा, तो हाइपो वेंटिलेशन करेगा जब उसको अल्कोलोसिस है। तो इस तरह ये कंपनसेशन करता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पूरा चैप्टर था, तो वीडियो मेरी लंबी हो गई। होप सो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।